इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। डीएनए का कंप्लीट लेक्चर, कंप्लीट इंट्रोडक्टरी लेक्चर में इसे प्रीवियस वीडियो में डिस्क्राइब कर चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आज जिस टॉपिक को हम लोग टारगेट कर रहे हैं वो है डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। तो फ्रांसिस क्रिक एंड जेम्स वॉटसन, ओके, इसे वॉटसन एंड क्रिक मॉडल भी कहा जाता है। फ्रांसिस क्रिक एंड जेम्स वॉटसन ने प्रपोज्ड डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए, ओके, और कब किया? 1953। डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए इन द ईयर 1953। ठीक है, तो पहले तो बच्चों ये दो नाम एकदम रट लो, फ्रांसिस क्रिक एंड जेम्स वॉटसन एंड द ईयर 1953, ओके। और ये डबल हेलिकल मॉडल बेस्ड ऑन द एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा, जिसे एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी भी बोलते हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा। और ये एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा ऑल्सो नोन एज एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, ओके, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी was given by Rosalind Franklin and Maurice Wilkins, okay, Rosalind Franklin and Maurice Wilkins। चलिए अब इस एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा से या एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस निकल के आई रिलेटेड टू डीएनए। आज हम लोग उसी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस को देखेंगे, उस डीएनए के सेलिएंट फीचर्स को देखेंगे जो वॉटसन एंड क्रिक ने अपने ऑब्जर्वेशन के दौरान देखा, एंड साथ ही साथ वो डबल हेलिकल मॉडल भी हम लोग समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखते रहें, वीडियो में बने रहें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपसे मिस ना हो। तो यहां पे ये दो जो पॉइंट्स दिए हैं मैंने ना, इसको तो आपको रटना ही रटना है, बट अब जो पॉइंट मैं डिस्कस करने चाह रहा हूं कि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी गिव्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द डीएनए। ठीक है, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट डीएनए। और सबसे पहला जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन था वो था विड्थ ऑफ हेलिक्स। ठीक है बच्चों, विड्थ ऑफ द हेलिक्स, जो हम डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को देखते हैं ना, तो मैं ये एक हेलिक्स की बात कर रहा हूं। इस हेलिक्स की विड्थ थी 2 nm और 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच का डिस्टेंस, मान लीजिए एक यहां है न्यूक्लियोटाइड, एक यहां है, तो distance between two nucleotide is 3.4 angstrom और 0.34 नैनोमीटर। क्लियर हुआ? ये सेकेंड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन भी क्लियर। इस पे क्वेश्चन बनता है एकेडमिक्स में भी, नीट में भी, कि अगर आपको डीएनए की लेंथ निकालनी है तो आपको एक चीज याद रखना है बहुत अच्छे से कि 1 टर्न, यानी डीएनए का जो ये एक टर्न है, ऐसे डीएनए कॉइल्ड होता रहता है ना, तो जो एक टर्न है इसमें 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ओके। और 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच का डिस्टेंस कितना है? 0.34 nm या 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो लेंथ अगर हमें निकालना हो 1 टर्न का, लेंथ इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 3.4 एंगस्ट्रॉम, ओके।
तो इस तरह से डीएनए की लेंथ को मेजर किया जाता है, ठीक। और ये जो है इंफॉर्मेशन, द थर्ड इंफॉर्मेशन दैट 1 टन इज इक्वल टू 10 न्यूक्लियोटाइड, ये भी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन का पार्ट है। अब इसके बाद जो पॉइंट बना बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे हॉलमार्क फीचर जो था डीएनए में वो था बेस पेयर रूल, ठीक है। ये जो हॉलमार्क फीचर है इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो है, हॉलमार्क फीचर ऑफ डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए, ठीक है। जो डबल हेलिक्स है डीएनए का, उसका जो हॉलमार्क फीचर है वो है बेस पेयर रूल, ठीक है। ये बहुत अच्छे से आपको समझना है बच्चों, बेस पेयर रूल। और मैं सब कुछ बहुत डिटेल में बताऊंगा, डिटेल स्ट्रक्चर के थ्रू बताऊंगा, तो कहीं पे भी कंफ्यूजन आपको होने वाला नहीं है। तो ये जो डबल हेलिक्स का हॉलमार्क फीचर है वो है बेस पेयर रूल, और इस बेस पेयर रूल को कॉम्प्लीमेंटारिटी या कॉम्प्लीमेंट्री रूल भी बोलते हैं, ओके, कॉल्ड कॉम्प्लीमेंटारिटी और कॉम्प्लीमेंट्री रूल, ओके। अब इस रूल का मतलब क्या है ये भी आप देख लें। इस कॉम्प्लीमेंटारिटी और कॉम्प्लीमेंट्री रूल का मतलब ये है कि एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विथ थाइमिन, ठीक है। एडेनिन हमेशा थाइमिन से ही पेयर करेगा, ठीक है बच्चों। यानी जब भी स्ट्रैंड पे यहां अगर ए है तो सामने की तरफ टी ही आएगा, पेयरिंग इसी से होगी। तो एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विथ थाइमिन विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में जो वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे वो 2 बनेंगे, क्लियर। सिमिलरली थाइमिन pairs with adenine forming 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, क्लियर हुआ ये। अब आते हैं इसी के सेकेंड पार्ट की तरफ, यानी सिमिलरली साइटोसिन पेयर्स विद ऑलवेज पेयर्स विद गुआनिन। तो साइटोसिन हमेशा गुआनिन से तो पेयर करेगा बाय फॉर्मिंग 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। यहां 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे और यहां 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे, ठीक है बच्चों। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे तो आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते, क्लियर। नेक्स्ट जो फीचर आया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था कि डीएनए की जो डबल हेलिक्स हैं दे रन इन एंटी पैरेलल मैनर, ओके। तो चलिए अब आते हैं इसके सबसे ऊपर वाले पॉइंट की तरफ, यानी मैं इस पोर्शन को रब कर दूं विड्थ ऑफ द हेलिक्स को, तो इस पे हम लोग आएंगे कि ये जो पॉइंट है यानी पॉइंट नंबर 5 दैट द डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए रन्स इन एंटी पैरेलल मैनर। एंटी पैरेलल मैनर का मतलब समझ में आ गया होगा आपको। विद पोलैरिटी, अब पोलैरिटी क्या है, विद पोलैरिटी एक की बनेगी 5 to 3 प्राइम, ओके, और दूसरे की बनेगी 3 to 5 प्राइम, ओके। बात समझ में आ रही है, या 3 to 5 आप इसी में देख लें, ज्यादा अच्छा है। ये 5 to 3 एंड 3 to 5 प्राइम, क्लियर ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये 5 और 3 है क्या, ये मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। एक चीज और यहां पे नोटिस करने वाली थी कि एडेनिन पेयर्स विद थाइमिन एंड साइटोसिन पेयर्स विद गुआनिन। ये चीज हमने इससे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी ना कि नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स की फॉर्म में है। प्यूरिन्स में एडेनिन एंड गुआनिन था और पिरिमिडिन्स में साइटोसिन एंड थाइमिन था। यानी ये जो रूल बन रहा है बेस पेयर रूल, इसके अकॉर्डिंग प्यूरिन्स ऑलवेज पेयर विद पिरिमिडिन्स। प्यूरिन के साथ
या पिरिमिडिन के साथ पेयर अप नहीं करेगा। तो प्यूरिन ऑलवेज पेयर्स विद पिरिमिडिन्स। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट लाइन है ना उसको मैं रेड से हाईलाइट करता रहता हूं ताकि वो आपसे ना मिस हो। तो प्यूरिन ऑलवेज पेयर्स विद पिरिमिडिन। अब आप देखिए ना, ए को हम पेयर करते हैं टी के साथ, जी को पेयर करते हैं सी के साथ, वाइस वर्सा। अब ए क्या है, ए इज प्यूरिन्स, ठीक है। टी क्या है, टी इज पिरिमिडिन्स, ठीक है। सिमिलरली जी क्या है, प्यूरिन्स, और साइटोसिन क्या है, पिरिमिडिन्स। क्लियर हुआ? ये भी चीज क्लियर दैट बोथ द स्ट्रैंड्स रन इन एंटी पैरेलल मैनर। आप 1 मिनट बस इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं अपना डेस्कटॉप पिक कर लूं, क्योंकि आज मैं अपना डेस्कटॉप पिक करना भूल गया और मैंने वीडियो स्टार्ट कर ली। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, यानी जो रूल्स थे बेस पेयर रूल, अब इसको और डिटेल में लेके चलते हैं। तो बेस पेयर रूल को एरविन चारगाफ ने भी ऑब्जर्व किया था बाय वेरियस सोर्सेस। तो अब हम लोग एरविन चारगाफ बेस पेयर रूल पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि इस पे ही आपको मैथमेटिकल टाइप्स क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में भी, आपके नीट एग्जाम में भी। चलिए अब आते हैं एरविन चारगाफ बेस पेयर रूल्स के बारे में डिस्कस करने के लिए। बेस पेयर रूल, ओके। हालांकि एरविन चारगाफ ने ये बेस पेयर रूल, ठीक है, प्रपोज्ड बाय एरविन चारगाफ, on the basis of observation of DNA from various sources, ठीक है। तो सारे सोर्सेस को देख के ये कंक्लूड किया गया, ये कंक्लूड किया एरविन चारगाफ ने, ठीक है। और वो क्या कंक्लूड किया, एंड कंक्लूडेड दैट, चलिए अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में। पहले से ही मैं इस पे स्टार बना के चल रहा हूं, क्योंकि ये रूल्स आपको एकदम रटे होने चाहिए, ठीक है। तो पहला रूल, द अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज ऑलवेज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ पिरिमिडिन्स, ओके। द अमाउंट ऑफ प्यूरिन, द अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज ऑलवेज इक्वल टू, purine is always equal to the amount of pyrimidines, ठीक है। तो जितना प्यूरिन्स होगा उतना पिरिमिडिन्स होगा। मतलब क्या है, जितना आर्डिनिन और गुआनिन है, मान लीजिए आर्डिनिन और गुआनिन 500 है, वो साइटोसिन और थाइमिन के भी बराबर होना चाहिए। क्लियर हुआ? ये बात समझ में आ गई? जितना प्यूरिन्स है उतना पिरिमिडिन्स भी होना चाहिए, ओके। अब सेकंड, द रेशियो बिटवीन ए एंड टी एंड दैट बिटवीन सी एंड जी, द रेशियो बिटवीन ए एंड टी एंड दैट बिटवीन सी एंड G, okay, is always equal to 1। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। अब ये रूल को थोड़ा सा मैं और इलाबोरेट कर दूं तो थोड़ा आप और इजीली समझ जाएंगे। रूल ये कहता है कि परसेंटेज ऑफ आर्डिनिन, यानी जितना परसेंट आर्डिनिन है वो बिल्कुल परसेंटेज ऑफ थाइमिन के बराबर आना चाहिए, ओके। परसेंटेज ऑफ आर्डिनिन इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ थाइमिन। अब किसी स्ट्रैंड में 1000 न्यूक्लियोटाइड है, ओके, उसमें 250 अगर आर्डिनिन है तो बेटा थाइमिन का काउंट कितना होगा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आर्डिनिन 250 है तो थाइमिन का काउंट कितना होगा, सेकंड रूल के बेसिस पे। सिमिलरली
percentage of cytosine is equal to the percentage of guanine. ठीक है, रूल नंबर 2 समझ गए. And number 3, it is not necessary that A plus 3 is equal to C plus G. ये जरूरी नहीं हो सकता. ठीक है, हमें प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स का काउंट इक्वल चाहिए, ए एंड टी का परसेंटेज भी हमको इक्वल चाहिए, बट ए प्लस टी सी प्लस जी के इक्वल हो ये जरूरी नहीं है. अभी मैं सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ. अगर 1000 न्यूक्लियोटाइड है तो मुझे पता है कि मेरे पास आर्जिनिन अगर 250 है तो थायमिन भी 250 है. ठीक है, यहाँ पे कोइंसिडेंटली हमारे पास रेशियो सेम आ रहा है. यहाँ पे हम मान के चलते हैं, चलिए मान लेते हैं यहाँ पे साइटोसिन मेरे पास 300 है, तो हो सकता है गुआनिन 200 हो. ठीक, बट यहाँ पे क्या देखिए, परसेंटेज ऑफ आर्जिनिन इक्वल टू परसेंटेज ऑफ थायमिन, ये रूल लग गया. परसेंटेज ऑफ साइटोसिन है ये, सॉरी साइटोसिन हमने कितना लिया है, मगर यहाँ पे गुआनिन के साथ ये मैच नहीं कर रहा ना, तो ये गलत हो जाएगा. यानी हमको साइटोसिन और गुआनिन यहाँ पे एक रखना ही रखना है. क्लियर हुआ ये? तो ये चीज क्लियर है कि ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वरी करता है. ये जरूरी नहीं है कि A प्लस टी का काउंट C प्लस जी के पैरेलल आए. तो एर्विन चारगाफ का बेस पे रूल आपको बहुत अच्छे से रटा होना चाहिए, क्योंकि इस पे मैथमेटिकल क्वेश्चंस आते हैं. अब जरा वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ. डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए जो प्रपोज किया था फ्रांसिस क्रिक एंड जेम्स वॉटसन ने. अब इस मॉडल के स्ट्रक्चर के थ्रू इसके सेलिएंट फीचर को हम लोग समझेंगे. सेलिएंट फीचर में फर्स्ट पॉइंट आपको याद है ना कि विड्थ ऑफ द हेलिक्स इज 2 nm. ठीक है, विड्थ तो चलिए हम मेजर करके बोर्ड पे नहीं बता सकते. और डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड इज 3.4 एंगस्ट्रोम. पहले 2 न्यूक्लियोटाइड हैं क्या वो समझ लेते हैं, उसके बाद डिस्टेंस निकालना बहुत इजी हो जाएगा. क्लियर ना? वैसे भी थर्ड फीचर में बता चुका हूं कि 1 टर्न इज इक्वल टू 10 न्यूक्लियोटाइड. चलिए पहले देखते हैं न्यूक्लियोटाइड है क्या. तो एक फीचर और था ना कि डीएनए का स्ट्रैंड एंटी पैरेलल है विद द पोलैरिटी 5 to 3 एंड 3 to 5. ठीक है, यही था ना. चलिए अब मैं बताता हूं आपको कि ये 5 और 3 है क्या, क्यों ये नंबर्स दिए जाते हैं पोलैरिटी को डिनोट करने के लिए फॉर द डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए. तो डीएनए के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूं इसे प्रीवियस वीडियो में कि 3 कंपोनेंट्स आर रिक्वायर्ड. ठीक है, तो पहला कंपोनेंट है हमारे पास पेंटोज शुगर. पेंटोज शुगर यानी 5 कार्बन शुगर, 1 2 3 4, और यहां पे हम 5th कार्बन भी लगा के चलेंगे. क्लियर? कोई इशू नहीं है. तो मैं एक लेबलिंग भी करते चलूं. एक को मैं लेबल कर दे रहा हूं, बाद में मैं हटा लूंगा ये सारी चीजें. ये हो गया हमारा पेंटोज शुगर. ठीक है, नंबर 1. देखिए न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या चाहिए सब हम लोग को देखना है. पेंटोज शुगर. नंबर 2, शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है ना ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू, और मैं यहां पे अटैच कर रहा हूं एडेनिन को. अब आप इसमें देखिए गौर करने वाली बात क्या है कि एडेनिन फर्स्ट कार्बन पे अटैच हुआ है. ये फर्स्ट कार्बन की पोजीशन थी, यहां पे एडेनिन अटैच हुआ है, और एडेनिन जिससे अटैच हुआ है इस बॉन्ड को बोलते हैं एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. चलिए ये तो क्लियर. अगर ये फर्स्ट है ये सेकंड होगा, सेकंड यहां वैकेंट रहेगा. हाँ, आरएनए होता तो एक एडिशनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता. क्लियर ना? बट हम डीएनए की बात कर रहे हैं, और ये हमारा 3rd कार्बन पोजीशन, और 3rd पे हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है. ठीक है, 3rd पे हाइड्रोक्सिल है, मैं इसको जरा रेड से अंडरलाइन कर दूं, मार्क कर दूं. 3rd पे हाइड्रोक्सिल है, एंड 4th पे
फिफ्थ वाला कार्बन अटैच है और फिफ्थ वाले कार्बन पे फॉस्फेट अटैच है। ठीक है, फिफ्थ वाले पे फॉस्फेट अटैच है। क्लियर है यहां पे? अब आप देखिए फिफ्थ पे यानी फिफ्थ वाली पोजीशन पे फॉस्फेट अटैच है ना, फिफ्थ वाली पोजीशन पे फॉस्फेट अटैच है। यानी अगर ये स्ट्रैंड का पहला न्यूक्लियोटाइड है तो इसकी शुरुआत होगी फिफ्थ यानी फॉस्फेट से। तो फॉस्फेट फिफ्थ कार्बन पे है, इसीलिए यहां पे पहली पोलैरिटी 5। क्लियर हो गई? ठीक है, ऐसे ही हम एक और न्यूक्लियोटाइड लेके चलेंगे, एक और न्यूक्लियोटाइड सेम, क्योंकि आज बहुत अच्छे से हमें ये सारी चीजें समझनी है। एक और पेंटोज शुगर हमने लिया। ठीक है, चलिए एक और पेंटोज शुगर हमने ले लिया और यहां पे हम गुआनिन लगा लेते हैं। ठीक है, और सेम वही चीज ये लगा है तो बॉन्ड एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, सेकेंड कार्बन वैकेंट है, थर्ड कार्बन पे हमें लगाना है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, फोर्थ पे फिफ्थ कार्बन लिंक्ड है। चलिए, और फिफ्थ पे हम लगाएंगे फॉस्फेट। चलिए, हो गया। अब ये जो देख रहे हैं ना आप, अगर इसकी बात करें तो ये एक न्यूक्लियोटाइड, इसकी बात करें तो ये एक न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, दिस इज न्यूक्लियोटाइड 1, न्यूक्लियोटाइड 2, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया 3.4 एंगस्ट्रॉम। क्लियर हुआ? एक चीज क्लियर हो गई। नंबर 2, अगर ये स्ट्रैंड ऐसे कंटिन्यू रहे तो लास्ट में जो शुगर हमारा अटैच्ड होगा उसकी एंडिंग इस तरफ से अगर हम देखें तो ये थर्ड प्राइम पे यानी थर्ड कार्बन पोजीशन पे एंड होगा। ठीक है, अगर इसको हम लास्ट मान लेते हैं तो थर्ड कार्बन पोजीशन पे एंड होगा और थर्ड कार्बन पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। तो अगर फिफ्थ पे फॉस्फेट है, फिफ्थ से स्टार्ट हुआ तो एंड कहां पे हुआ है? ये थर्ड पे जिसके पास हाइड्रोक्सिल है। क्लियर हुआ? ये एक स्ट्रैंड, एक हेलिक्स समझ में आया। ऐसे ही आप और आगे बनाते चलेंगे। ठीक है, अब इसका एंटी पैरेलल नेचर समझना जरूरी है। एंटी पैरेलल नेचर में ना बच्चों, अगर एंटी पैरेलल है तो हर चीज उल्टी हो जाएगी। ओके, तो शुगर भी तो उल्टी होगी ना। अब इस बेसिस पे देखिए, इसको मैं रेड से मार्क करूंगा। ये हो गया बेटा फर्स्ट कार्बन पोजीशन, ये सेकंड कार्बन पोजीशन, ये थर्ड कार्बन पोजीशन, और ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ कार्बन पोजीशन। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फर्स्ट कार्बन पे अकॉर्डिंग टू रूल क्या लगता है? नाइट्रोजनस बेस। और चारगाफ के रूल में हम क्या पढ़ के आए हैं कि A ऑलवेज पेयर्स विथ T। ठीक है, फॉर्मिंग डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसी को कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बोलते हैं। यानी अगर A प्रेजेंट है एक हेलिक्स में तो वो अपने सामने T को जोड़ेगा ही जोड़ेगा बाय फॉर्मिंग डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर हुआ ये? अब इस पे भी अगर आप गौर करें तो ये स्ट्रैंड यहां से स्टार्ट हुआ है थर्ड कार्बन पोजीशन पे, जहां पे हमें, वैसे मुझे थर्ड रब नहीं करना चाहिए ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, और थर्ड पे हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, और यहां फिफ्थ पे क्या लगेगा? फॉस्फेट। ठीक है, अब एक चीज और देखिए, यहां पे डिस्टेंस तो हम लोगों ने देखा, मगर एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कंप्लीटली अलग है। तो यहां जो बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड को बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है बच्चों, तो अब ये तो अटैच हो गया। सिमिलरली अब हम आते हैं सेकेंड शुगर की तरफ। ये हमारा सेकेंड पेंटोज शुगर, अगेन ये फर्स्ट कार्बन, और चारगाफ के रूल के अकॉर्डिंग G पेयर्स विद C, और जब G C से पेयर करेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितनी बनेंगी?
हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे 3, ठीक है। और ये फर्स्ट कार्बन है जिस पे हमने C यानी साइटोसिन लगा दिया, सेकंड वैकेंट है, थर्ड पे आ जाएगा हाइड्रोक्सिल एंड फिफ्थ पे फॉस्फेट। यानी अगर ये लास्ट शुगर है ऑपोजिट स्ट्रैंड का तो ये एंड कहां पे हुआ है, फिफ्थ कार्बन पोजीशन पे एंड हुआ है, ओके, फिफ्थ कार्बन पोजीशन पे एंड हुआ है। स्टार्ट कहां से हुआ था, 3 से स्टार्ट हुआ था, तो 3 to 5 प्राइम, ये भी इजी। और यहां भी सेम वही चीज, डिस्टेंस इज 3.4 एंगस्ट्रॉम। क्लियर हुआ ये? तो 2 बॉन्ड्स कहां लगाने हैं, 3 बॉन्ड्स कहां लगाने हैं, ए टी से टी ए से ही पेयर कर सकता है, जी सी से, सी जी से ही पेयर करेगा, और ये है एंटी पैरेलल, ठीक है। एक चीज आपने नोटिस की होगी कि डीएनए इस तरह से कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ओके। तो जो डायरेक्शन ऑफ कॉइलिंग है ये भी कई बार पूछा जाता है, मैं इसको रेड से मार्क कर रहा हूं। डायरेक्शन ऑफ कॉइलिंग जो है वो राइट हैंडेड होती है, ओके, एक्सेप्ट द जेड डीएनए। अभी आप टाइप्स ऑफ डीएनए भी पढ़ेंगे। तो डायरेक्शन ऑफ कॉइलिंग इज राइट हैंडेड, ओके, एक्सेप्ट जेड डीएनए। क्लियर हुआ? डायरेक्शन ऑफ कॉइलिंग क्लियर है आपको? अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, शुगर एंड फॉस्फेट। तो शुगर तुमको दिख रहा है, फॉस्फेट क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फॉस्फेट पे ही फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा, ओके। और ये बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होता, ये ब्रेक हो सकते हैं। इसे ब्रेक करने के लिए आपको मॉलिक्यूलर सीजर चाहिए, जिसको हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बोलते हैं, और इनकी लिंकेज के बाद एक स्ट्रैंड स्टेबल हो जाता है। क्लियर? ये तो सेपरेट हो सकते हैं, अनजिप हो सकते हैं, ये नहीं ब्रेक हो सकता। क्लियर ना? तो शुगर एंड फॉस्फेट फॉर्म्स द बैकबोन, स्ट्रैंड्स रन्स इन एंटी पैरेलल, डायरेक्शन ऑफ कॉइलिंग राइट हैंडेड, एंड इसके अलावा जो बेस पेयर रूल, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर रूल जिसको बोलते हैं, चारगाव बेस पेयर रूल जिसको बोलते हैं, वो चीजें भी क्लियर। तो ये पार्ट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को अच्छे से समझ लें, एंड अगर टॉपिक आपको समझ में आया है ना तो लाइक बटन प्रेस करना ना भूले, बिकॉज आपके लाइक्स, आपके प्यार से ही हम लोग का मॉरल बूस्ट होता है फॉर मेकिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम।